हमें आज नहीं चाहिए और मतलब हमें फ्यूचर में ही चाहिए, तो हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जैसे लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स और हमारी रेट ऑफ रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट सेफ मोड पे होती हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देन रिस्क, इट इज़ द मेजर ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ एन एसेट in response to the change in market dynamics. Not all investors have an understanding of risk. Therefore, it is important to invest in assets with the volatility that one can absorb. तो हमारी मर्ज़ी है कि हम कितना उस पर रिस्क लेना चाहते हैं। अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम कितना हम रिस्क उठाना चाहते हैं और हम कितनी रिटर्न्स चाहते हैं। देन रिटर्न्स में अगर हम देखें तो ये भी हमारे ऊपर है कि अगर हम जितना रिस्क लेंगे उतनी ही हमारी रिटर्न्स बढ़ेंगी। तो अगर हमें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हमें थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं इक्विटी में या शेयर्स में, डिबेंचर्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी रिटर्न्स ज़्यादा होती हैं, पर वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ये एक इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लेना चाहता है, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो और वो उसे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। कोई इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो बिल्कुल ही बिल्कुल सेफेस्ट मोड पे चलना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि सब गारंटीड रिटर्न्स हों, उनकी रिटर्न्स एकदम सेफेस्ट मोड पे हों, तो हमें वो उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट शुड बी प्लान्ड, वो हमें देखना चाहिए कि हमारा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट। अब अगर हम देखते हैं कि कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कॉस्ट अपीयर होती है। लाइक अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, तो हमें वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपकी कॉस्ट कम हो, ताकि हम ज़्यादा रिटर्न्स पा सकें। अगर कॉस्ट ही ज़्यादा होगी तो फिर रिटर्न्स तो ज़्यादा कैसे मिलेंगे। सो दैट्स वाई वी शुड सी ऑल दिस। देन लिक्विडिटी, फिर हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है कि कितनी जल्दी आपको आपका पैसा उसको मिल जाए, कितनी जल्दी हम उसे लिक्विडेट कर सकें और आसानी से हमारी इमरजेंसी के केसेस पर हमें वो पैसा मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के, ये सबसे ज़्यादा लिक्विडेबल होते हैं। वेन एवर वी वॉन्ट एन मनी, हमें आसानी से वो पैसा मिल जाता है। सो दे आर ईजिली लिक्विडेबल। अब लाइक वही बात हो गई कि पीपीएफ में या फिर कहीं पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है फॉर अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो वो ईजिली लिक्विडेबल नहीं होते। तो ये भी अब हमारी चॉइस है कि हमें लिक्विडिटी चाहिए कि नहीं, या हमें रिटर्न्स चाहिए। तो ये सब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देन लॉक इन पीरियड, यही सेम हो गया कि अगर हम लॉक इन पीरियड ज़्यादा चाहते हैं या फिर कम चाहते हैं। अगर लॉक इन पीरियड हम 15 ईयर्स तक का चाहते हैं कि हमें अभी पैसा नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, सो वी कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ। और अगर हमें लॉक इन पीरियड कम चाहिए, लाइक हमें आज ही लिक्विडिटी चाहिए, हम बैंक एफडीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि बैंक एफडीज़ ईजिली लिक्विडेबल होती हैं और हम उसका पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। सो लॉक इन पीरियड शुड बी लेस। देन टैक्सेशन जो होता है, हम वो भी एक एस्पेक्ट देखा जाता है कि हम किस पॉइंट से उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर टैक्सेशन हमें ज़्यादा चाहिए तो मतलब हम जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा पैसा ज़्यादा कट तो नहीं रहा है, हम 80C की डिडक्शन ले पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट is an option. So liquidity, it is important to invest in assets that offer good liquidity. Liquidity is important to address any unforeseen events. For example, mutual fund investments and stock market investments are highly liquid. One can easily sell their holdings and convert to cash. Then lock-in period. Some investments have a lock-in period. Lock-in period is the minimum duration for which the investor has to hold the investment. For example, PPF has a 15-year lock-in period. FDs do have a lock-in period of 5 years.
Then taxation. Returns from investments are taxable. For example, returns from mutual fund investments are subject to tax on the basis of their holding period and type of refunds. तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है और हम इसे क्यों करना चाहते हैं. अब आप एक सिंपल सी बात समझिए कि बिना इन्वेस्टमेंट करे हमारा पैसा अपने आप ग्रो नहीं होगा. हमें कहीं ना कहीं तो उसे इन्वेस्ट करना ही होगा. तो ये हमें करना है कि हमें इन्फ्लेशन से लड़ना है, हमें ये देखना है कि हमारा पैसा ग्रो हो सके. हमें इन सारी मोड्स को अच्छे से समझना है कि हम अगर एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ठीक से कर रहे हैं. आजकल एफडी बैंक्स में भी होती हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज. देन वी हैव टू टेक इट एज पीपीएफ ऑल्सो. सो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की. सो फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट इज़ टू फिगर आउट द राइट इन्वेस्टमेंट दैट कीप्स योर प्रोफाइल एंड नीड्स. तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कैसे करें. सो चूज़ इन्वेस्टमेंट केयरफुली आफ्टर डूइंग एडिक्वेट रिसर्च. डोंट फॉल फॉर क्विक बाय स्कीम्स दैट प्रॉमिस हाई रिटर्न्स इन अ शॉर्ट टाइम. रिव्यू योर स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पीरियडिकली. कंसिडर द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन रिटर्न यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. हमें ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने के लिए. हमें ऐसे ही कोई क्विक बाय स्कीम्स में नहीं चले जाना चाहिए जिसमें हमें हम फॉल हो जाएं और हमारा पैसा डूब जाए. हमें हमेशा देख के ही चलना चाहिए कि हमारा पैसा कहीं डूबे नहीं. हमें ठीक से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए. देखिए, आजकल का ग्रामीण जो भी है वो बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, बहुत मेहनत करता है हर कोई. तो उसमें अगर हम सोचें कि हम अपना पैसा कहीं पर भी लगा दें तो वो हम देख के चलेंगे कि हम अपना पैसा कहीं डुबा ना दें. सो सारी चीज़ों को पहले हमें समझना पड़ेगा. हमें स्टॉक्स के बारे में जानना होगा कि हम ठीक से उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें. हमें इन्फ्लेशन से भी लड़ना होगा कि हम इन्फ्लेशन के लिए हमें देखना होगा कि हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली प्लान कर सकें. देन सूनर जब से हम स्टार्ट करेंगे अपनी तो वो बेटर होगा. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, टाइम इज़ मनी. द सूनर यू स्टार्ट द मोर रिटर्न्स यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. Supposedly you start at investment at 1 lakh a year from the time you turn 25 years old and continue to do so until you're 58. Okay, so for today's topic we have almost completed. So that's all for today, and I hope you have all learned and enhanced your knowledge. Thank you so much. क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग. ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास. उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी. राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी. 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए. हार्ट अटैक आया है. देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है. डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें. अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं. सावधान रहें, समझदार बने. IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी. हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है. पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या.
सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं CA देवेंद्र कुमार मिश्रा, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम और लोन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो देने जा रहा हूँ। एक ये एजुकेशन सिस्टम है जिसको कि मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। मुझे आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे जानकारियों से और अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करेंगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम बैंक्स पे क्यों जाते हैं? इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है? जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा मॉनेटरी पॉलिसी भारतवर्ष की
डील करती है। उस इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं और लोन से जुड़ी हुई, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आरबीआई द्वारा गवर्न होती हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है और बैंकिंग सिस्टम पे आते ही हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि बैंक क्यों। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पहले समय से आज जो बैंक है वो बहुत बदल चुका है। वो बैंक जो पहले बहुत ट्रेडिशनल हुआ करता था आज बहुत हाई टेक्नोलॉजी का हो चुका है। आज जो भी चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, बैंक जो वर्क कर रहे हैं, ढेर सारे बिजनेस के नई नई चीज़ें ले आ रहे हैं, वो